सिंधु घाटी की कलाएं। सिंधु नदी की घाटी में कला का उद्भव ईसा पूर्व तीसरी सहस्त्राब्दी का मतलब होता है हजार के, मतलब कि 3000 ईसा पूर्व के उत्तरार्ध में हुआ था, जो रचनात्मकता की एक समृद्ध झलक प्रस्तुत करती है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे स्थलों पर कलाकारों ने प्रतिमाएं, मोहरें, मिट्टी के बर्तनों, आभूषणों, पकी हुई मिट्टी की मूर्तियों के माध्यम से अपनी उत्कृष्ट संवेदनशीलता और ज्वलंत कल्पना को व्यक्त किया। विशेष रूप से मनुष्यों पशुओं की मूर्तियों का अत्यधिक स्वाभाविक चित्रण अद्वितीय शारीरिक विवरण को दर्शाता है। कला में से परे ये शहर नगर नियोजन के प्रारंभिक आश्चर्य के रूप में है, जिनमें मकान, बाजार, सार्वजनिक स्नानागार अत्यधिक व्यवस्थित रूप में यथास्थान पर बने हुए हैं। पाकिस्तान के हड़प्पा, मोहनजोदड़ो से लेकर भारत के लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी, रोपड़, और लोथल गुजरात में, राखीगढ़ी हरियाणा में, रोपड़ पंजाब में, कालीबंगा राजस्थान में तक विस्तृत प्रमुख स्थलों के साथ अत्यधिक विकसित जल निकासी प्रणाली प्राचीन समाजों की परिष्कृतता की ओर अधिक रेखांकित करती है। पत्थर की मूर्तियां। हड़प्पाई स्थलों पर पाई गई मूर्तियां भले ही संख्या की दृष्टि से बहुत अधिक नहीं है, परंतु कला की दृष्टि से उच्च कोटि की हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो में पाई गई पत्थर की मूर्तियां त्रिआयामी वस्तुएं बनाने का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें एक पुरुष धड़ है जो लाल चूना पत्थर का बना हुआ, एक दाढ़ी वाले पुरुष की आवक्ष मूर्ति जो सेल खड़ी की बनी। दाढ़ी वाले पुरुष को एक धार्मिक व्यक्ति माना जाता है। इस आवक्ष मूर्ति को साल ओढ़े हुए दिखाया गया है। साल बाएं कंधे के ऊपर से और दाहिनी भुजा के नीचे से डाली गई है। साल तिफुनिया नमूने की से सजी हुई है। आंखें कुछ लंबी हैं, लंबी और आधी बंद दिखाई गई हैं, मानो वह पुरुष धनावस्थित हो। नाम सुंदर बनी हुई और होंठ कुछ आगे निकले हुए हैं, जिनके बीच की रेखा गहरी। कान सीप जैसे दिखाई देते हैं और उनके बीच में छेद है। बालों को बीच की मांग के द्वारा दो हिस्सों में बांटा गया है। सिर के चारों ओर एक सादा बना हुआ फीता बंधा हुआ दिखाया गया है। पुरुष धड़ की यह मूर्ति लाल बलुआ पत्थर की बनी, जिसमें सिर और भुजाएं जोड़ने के लिए गर्दन और कंधे में गड्ढे बने हुए हैं। धड़ के सामने वाले हिस्से को एक विशेष मुद्रा में सोच समझकर बनाया गया है। पेट कुछ बाहर निकला हुआ है। कांसे की ढलाई। हड़प्पा के लोग कांस ढलाई की कला में निपुण थे तथा लुप्त मोम तकनीकी का प्रयोग करते थे। इसमें मोम की एक प्रतिमा की चिकनी मिट्टी से पूरी तरह लीप कर सुखाने के लिए छोड़ दिया जाता था। जब वह पूरी तरह सूख जाती थी तो उसे गर्म किया जाता था। उनके मिट्टी के आवरण में एक छोटा सा छेद बनाकर उस छेद के रास्ते सारा पिघला हुआ मोम बाहर निकाल लिया जाता था। इसके बाद चिकनी मिट्टी के खाली सांचे में उसी छेद के रास्ते पिघली हुई धातु भर दी जाती थी। जब वह धातु ठंडी हो जाती थी तो चिकनी मिट्टी के आवरण को हटा दिया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता की कलाकृति में उत्कृष्ट कृति एक नाचती हुई लड़की यानी नर्तकी की कांस्य प्रतिमा, जिसकी ऊंचाई लगभग 4 इंच है। मोहनजोदड़ो में पाई गई यह मूर्ति तत्कालीन ढलाई वाला एक उत्कृष्ट नमूना है। नर्तकी की त्वचा का रंग सांवला दिखाया गया है। वह लगभग निर्वस्त्र है। उसके लंबे केस सिर के पीछे एक जूड़े के रूप में गुथे हुए हैं, उनकी
उनकी बाईं भुजा चूड़ियों से ढकी हुई है। वह अपनी दाईं भुजा के ऊपरी भाग में बाजूबंद और नीचे के भाग में कड़ा पहने हुए है। कौड़ियों से बना एक हार उनके गले में शोभा बना रहा है। उनके दाहिने हाथ उनकी कमर पर टिका है। बायां हाथ परंपरागत भारतीय नृत्य की मुद्रा में उनके घुटने के कुछ ऊपर जांघ पर टिका हुआ है। मोहनजोदड़ो में पाई गई कांस्य प्रतिमा विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि इसमें एक भारी भरकम वृषभ को आक्रामक मुद्रा में प्रस्तुत किया गया है। वृषभ गुस्से में उसका सिर दाईं ओर घुमा हुआ उसके गले में एक रस्सा बंधा हुआ है। कांस्य में मनुष्य और पशुओं दोनों की ही मूर्तियां बनाई गई हैं। कांस्य से बनी पशुओं की मूर्तियों में भैंसा और बकरी की मूर्तियां विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के सभी केंद्र में कांस्य ढलाई का काम बहुतायत में होता है। लोथल में पाया गया तांबे का कुत्ता और पक्षी तथा कालीबंगा में पाई गई सांड की कांस्य मूर्ति जैसे उदाहरण शामिल है। यह परंपरा हड़प्पा ताम्र पाषाण स्थल जैसे दायमाबाद में व्याप्त रही, जहाँ मानव और पशु आकृति की मूर्तियाँ धातु निर्मित मूर्तियों ने मूर्ति कला प्रतिमा की समृद्ध विरासत को बनाए रखा है। मरण मूर्तियाँ टेराकोटा सिंधु घाटी के लोगों द्वारा तैयार की गई टेराकोटा प्रतिमाएं मानव रूप में दर्शाने में तुलनात्मक रूप में अपरिष्कृत हैं, लेकिन विशेषकर गुजरात के स्थल और कालीबंगा में यथार्थवाद प्रदर्शित करती हैं। सिंधु घाटी की मूर्तियों में माता देवी की प्रतिमाएं अधिक उल्लेखनीय हैं। माता देवी की मूर्तियों को आमतौर पर भद्दी अपरिष्कृत खड़ी मुद्रा में उठे हुए उरोजों का हार लहराए और कमर के चारों ओर एक अधोवस्त्र लपेटे हुए और करधनी पहने हुए दिखाया गया है। सिर पर पंजे जैसे आवरण और दोनों तरफ प्याले नुमा उभार सिंधु घाटी की माता देवी की प्रतिमा की एक अलंकारिक विशेषता है। इन आकृतियों की गोल आंखें और चोंख जैसी नाक बहुत भद्दी दिखाई देती है और तथा उसका मुंह ऐसा लगता है कि जैसे चीर कर बनाया गया है। मिट्टी की मूर्तियों में कुछ दाढ़ी मूछ वाले पुरुष की भी छोटी छोटी मूर्तियां पाई गई हैं, जिसमें बाल गुथे हुए कुंडलित हैं जो एकदम सीधा खड़ा है। टांगे थोड़ी चौड़ी और भुजाएं शरीर के समानांतर नीचे की ओर लटकी हुई हैं। एक सींग वाला देवता का मिट्टी का बना मुखौटा भी मिला है। जिसमें मिट्टी की बनी पहियादार गाड़ियाँ, सीढ़ियाँ, पशु पक्षियों की आकृतियाँ, खेलने के पासे, गिट्टियाँ, चक्रियाँ भी मिली हैं। मुद्राएं पुरातत्वविदों को हजारों संख्या में मुद्राएं मिली हैं जो आमतौर पर सेल खड़ी और कभी-कभी गोमेद, चमकदार पत्थर, तांबा, कांस्य, मिट्टी की बनाई गई थी। इन मुद्राओं पर एक सींग वाले सांड, गैंडा, हाथी, बाघ, जंगली भैंसा, बकरी आदि पशुओं की सुंदर आकृतियाँ बनी हुई हैं। इन आकृतियों में प्रदर्शित विभिन्न स्वाभाविक मनोभावों की अभिव्यक्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन मुद्राओं को तैयार करने का मुख्य रूप से वाणिज्यिक था। ये मुद्राएं बाजूबंद के तौर पर भी कुछ लोगों द्वारा पहनी जाती थीं, जिसमें उन व्यक्तियों की पहचान की जा सकती है। हड़प्पा में मानक मुद्रा 2x2 इंच की वर्गाकार पट्टियाँ होती थीं, जो आमतौर पर सेल खड़ी की बनाई जाती थी। प्रत्येक मुद्रा में एक चित्रात्मक लिपि खोदी हुई थी, जो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। कुछ मुद्राएं हाथी दांत की पाई गई हैं। मुद्राओं की आकृतियाँ अनेक प्रकार की होती थी, परंतु अधिकांश में कोई पशु जैसे कुबड़दार या बिना कुबड़ वाला सांड, हाथी, बाघ, बकरे और दैत्याकार पशु बने होते थे। उनमें कहीं पेड़ और मानव की आकृति भी पाई गई हैं।
सर्वाधिक उल्लेखनीय मुहर पशुपति की मुहर है, जिसके केंद्र में एक मानव आकृति है। उसके चारों ओर कई पशु बने हुए हैं। इन मुद्रा में एक मानव आकृति पैरों को मोड़कर बैठी हुई दिखाई देती है। इस मानव आकृति के बाएं ओर एक हाथी और एक बाघ है, जबकि दाएं ओर एक हाथी और एक बाघ है, जबकि बाएं ओर गैंडा और भैंसा दिखाई देता है। इन पशुओं के अलावा बैठे हुए पशुओं के नीचे दो बारहसिंघा बैठे हुए मानव के नीचे दो बारहसिंघा यह मानव आकृति पशुपति की मुहर के नाम से प्रसिद्ध है। तांबे की वर्गाकार या आयताकार पट्टियां पाई गई हैं, जिनके एक ओर मानव आकृति और दूसरी ओर कोई अभिलेख अथवा दोनों ओर भी कोई अभिलेख है। 2500 से 1900 ईसा पूर्व के मध्य वाली इन पट्टियों पर आकृतियां और अभिलेख किसी नोकदार औजार छेनी से सावधानीपूर्वक काटकर अंकित किया गया। मृदभांड इन पुरास्थलों में से बड़ी संख्या में प्राप्त मृदभांडों, मिट्टी के बर्तनों तथा उन्हें बनाने की शैलियों में सबसे तत्कालीन आकृतियों के भिन्न रूपों तथा विषयों के विकास का पता चलता है। मिट्टी के बर्तन अधिकतर कुम्हार की चाक पर बनाए गए बर्तन, कुछ ही हाथ से बनाए गए बर्तन हैं। इसमें रंगे हुए बर्तन कम और सादे बर्तन अधिक हैं। ये सादे बर्तन आमतौर पर लाल चीनी मिट्टी के बने हैं, इनमें से कुछ पर सुंदर लाल या स्लेटी लेप लगी है। कुछ मूड़ीदार पात्र हैं जो घुंडिया की पंक्तियों से सजे हैं। मोहनजोदड़ो में पाया गया एक पात्र कुम्हार की चाक पर चिकनी मिट्टी से बना हुआ है। कुम्हार ने अपनी कुशल अंगुलियों की सहायता से उसे एक आकर्षक रूप दिया है। आग से पकाने के बाद इस मिट्टी के पात्र को काले रंग से रंगा गया है। इस पर बने हुए चित्र वनस्पतियों और ज्यामितीय आकृतियों के हैं। वैसे तो ये चित्र साधारण है, लेकिन इसमें आमूर्तीकरण की प्रवृत्ति दिखाई देती है। काले रंग बर्तनों पर लाल लेप की एक सुंदर परत है, जिस पर चमकीले काले रंग की से ज्यामितीय आकृतियां और पशुओं के डिजाइन बने हैं। बहुरंगी मृदभांड बहुत कम पाए गए हैं। इसमें मुख्य रूप से छोटे कलश शामिल हैं, जिन पर लाल, काले, हरे और कभी-कभी सफ़ेद तथा पीले रंगों में ज्यामितीय आकृति बनी हुई। उत्कीर्णित बर्तन भी बहुत कम पाए गए हैं। उनमें उत्कीर्णन की सजावट पेंदे पर तथा बलि स्तंभ की तस्तरियों तक ही सीमित है। छिद्रित पात्रों में एक बड़ा छिद्र बर्तन के तल पर और छोटे छिद्र उसकी दीवारों पर सर्वत्र पाए गए हैं। ऐसे बर्तन शायद पेय पदार्थों को छानने के काम में लाए गए हैं। घरेलू कार्यों में प्रयोग किए जाने वाले मिट्टी के बर्तन अनेक रूपों तथा आकारों में पाए गए हैं। सीधे और चौकोड़ी रूपों वाले बर्तन अपवाद के तौर पर भले ही मिले, परंतु कभी-कभी लगभग सभी बर्तनों में सुंदर मोड़ पाए गए हैं। छोटे पात्र जो अधिकतर आधे इंच से कभी कम ऊंचाई वाले, विशेष तौर पर इसमें इतने अधिक सुंदर बने हुए हैं कि कोई भी दर्शक उनकी प्रशंसा किए बिना नहीं रहता है। मनके और आभूषण हड़प्पा के पुरुष और स्त्रियां स्वयं को तरह के आभूषणों से सजाते थे। ये आभूषण बहुमूल्य धातुओं और रत्नों से लेकर हड्डी और पकी हुई मिट्टी तक के बने होते थे। गले के हार, फीते, बाजूबंद और अंगूठियां आमतौर पर पुरुषों और स्त्रियों दोनों द्वारा समान रूप से पहनी जाती थी, परंतु करधनी, बूंदे और पैरों के कर्णफूल और पैरों के कड़े या पैजनियाँ स्त्रियां ही पहना करती थी। मोहनजोदड़ो और लोथल के ढेरों गहने मिले हैं, जिनमें सोने और मूल्यवान नगों के हार, तांबे के कड़े और
सोने के डंठल, बूंदे या झुमके और शीर्ष आभूषण, लटकन और सेल खड़ी के मनके तथा बहुमूल्य रत्न शामिल हैं। सभी आभूषण को सुंदर ढंग से बनाया गया। यह ध्यान देने वाली बात है कि हरियाणा के फरमाना पूरा स्थल पर एक कब्रिस्तान सावधान पाया गया है, जहां शवों को गहनों के साथ दफनाया गया है। चहुंदड़ों और लोथल के कारखानों में मनका उद्योग स्पष्ट रूप में दिखाई देता है, जहां विभिन्न सामग्रियों के मनके पाए जाते हैं, जो तकनीकी कौशल और विविध आकृतियों को दर्शाता है। हड़प्पा के लोग पशुओं, विशेष रूप से बंदरों और गिलहरियों के नमूने बनाते हैं जो एकदम वास्तविक दिखाई देते हैं। इनका उपयोग पिन को नोक और मनके के रूप में किया जाता था। सिंधु घाटी के घरों की बड़ी संख्या में तकुए और तकुआ चक्रियाँ भी मिली हैं, जिससे पता चलता है कि उन दिनों कपास और ऊन की कताई बहुत प्रचलित थी। सिंधु घाटी के लोग श्रृंगार के प्रति काफ़ी जागरूक थे। उनमें केश सज्जा की भिन्न शैलियाँ प्रचलित थी। पुरुष दाढ़ी मूछ रखते थे। स्त्रियाँ सुंदर दिखने के लिए सुंदर कागज लाली का प्रयोग करते थे। चेहरे पर लेप लगाती थी। धौलावीरा में पत्थरों के ढांचे के अनेक अवशेष मिले हैं, जिनमें यह प्रकट होता है कि सिंधु घाटी के लोग अपने घर आदि के निर्माण में पत्थर का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी के कलाकार तथा शिल्पकार अनेकों शिल्पों में अत्यधिक परंपरागत थे, जिनमें धातु का ढलाव, पत्थर पर नक्काशी, मिट्टी के बर्तन बनाना और उन्हें रंगना एवं पशु पौधे मिट्टियों के साधारण रूप को लेकर टेराकोटा का निर्माण मुख्य है। निष्कर्ष रूप में कहें, सिंधु घाटी सभ्यता प्राचीन कलात्मक और तकनीकी कौशल का प्रतीक है। पत्थर के कांस की परिष्कृत मूर्तियों से लेकर वाणिज्यिक और ताबीज या बाजूबंद से संबंधित अनेक उद्देश्यों को दर्शाने वाली जटिल मोहरों से लेकर आकृतियों की विकास को प्रदर्शित करने वाली विविध मिट्टी के बर्तनों की शैलियों तक सिंधु घाटी सभ्यता की कलात्मक विरासत समृद्ध और विविध है। विभिन्न सामग्रियों द्वारा सटीकता के साथ तैयार किए गए अलंकरण और आभूषण न केवल श्रृंगार की भावना को बल्कि सामाजिक जटिलता को भी दर्शाते हैं। उनके अतिरिक्त मनका उत्पादन के विशेषता है। पशुओं के नमूने और कताई का व्यापक अभ्यास सभ्यता के बहुमुखी कौशल का साक्षी है। सिंधु घाटी सभ्यता एक परिष्कृत और सांस्कृतिक रूप में जीवंत प्राचीन समाज का प्रमाण है। महत्वपूर्ण शब्दावली में मोहरें, उत्कीर्णित प्रतीकों की छोटे आकार की कलाकृतियाँ जिनका उपयोग व्यापक और पहचान किया जाता है। मृण मूर्तियाँ, टेराकोटा मिट्टी की पकी हुई कलाकृतियाँ जिनमें मूर्तियाँ और मिट्टी के बर्तन शामिल हैं। लिपि, मोहरों पर लिखी गई अस्पष्ट लेखन प्रणाली। टेराकोटा मूर्तियाँ मनुष्यों और पशुओं को दर्शाती मिट्टी की मूर्तियाँ हैं। प्रतिमाएं, नक्काशीदार कलाकृतियाँ जो पशुओं, मिट्टी या दैनिक जीवन को दर्शाती हैं। मनकों से निर्मित आभूषण मिट्टी, शंख, धातु जैसी सामग्रियों का उपयोग करके जटिल रूप में तैयार किए गए आभूषण हैं। मिट्टी के बर्तन, कुम्हार के चाक द्वारा और हस्त निर्मित बर्तन अद्वितीय ज्यामितिक प्रतिरूप से सुसज्जित हैं। कांस्य प्रतिमाएं सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की उन्नत धातुकर्म तकनीकी को प्रदर्शित करने वाली धातु कलाकृति। मातृ देवी की मूर्ति, उर्वरता की देवी का चित्रण जो स्त्री संबंधी पहलुओं के प्रति सम्मान का बल देता है। मौर्यकालीन कला लगभग 6वीं शताब्दी है ईसा पूर्व गंगा घाटी में नए विचारों या बौद्ध तथा जैन मत जैसे नए धर्मों का आविर्भाव हुआ। उन्होंने पारंपरिक हिंदू मान्यताओं को चुनौती दी। श्रवण परंपराओं से इन नए मतों के माध्यम से कुछ सनातन प्रथाओं का विरोध किया। इस दौरान मगध एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा, जिसमें और शासकों की असीम प्रतिष्ठा प्रदान की। 23वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में विशेष भूमिका निभाई, जबकि सम्राट अशोक के समय तक भारत में विशाल साम्राज्य और नए धर्म
प्रचलित हो चुके थे। लोगों के पास ईश्वर से जुड़े रहने, ईश्वर से जुड़ने या उसकी उपासना करने के कई तरीके थे, जैसे योग और भक्ति। जैसे बौद्ध धर्म लोकप्रिय हुआ, उनमें पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं में कुछ परिवर्तन लाए, जिसमें प्राचीन भारतीय आध्यात्मिकता का नया स्वरूप सामने आया है। स्तंभ वास्तुकला और भवन निर्माण की ऊर्ध्वाधर संरचना का भाग है। ये कांस, पाषाण या लकड़ी के खंभों या टुकड़ों से बनी हो सकते हैं या ईंटों से निर्मित हो सकते हैं। स्तंभ जो प्रायः चुनार, बलुआ पत्थर से निर्मित हैं, वे राज्य के प्रतीक के रूप में स्थापित थे, जिनका संपूर्ण मौर्य साम्राज्य में अत्यधिक महत्व था। उद्देश्य संपूर्ण मौर्य साम्राज्य में बौद्ध विचारधारा और राजकीय आदेशों का प्रचार करना। मौर्य तथा अकेमेनियन स्तंभ निर्माण का इतिहास हखमनी साम्राज्य के समय में से विद्यमान था। मौर्यकालीन मौर्य स्तंभ और हखमनी स्तंभ में अंतर क्या है? मौर्य स्तंभ उत्पत्ति भारत में हुई है, जिसका निर्माण में पत्थर के एकल स्तंभ से नक्काशीदार चट्टान को काटकर उपयोग किया गया। स्तंभों में जटिल नक्काशी कौशल प्रदर्शित होते हैं। वे मुख्य रूप से मौर्य साम्राज्य के उत्तरी क्षेत्रों में थे। कई मौर्य स्तंभ जैसे कि सिंह स्तंभ अत्यधिक चमकदार थे। कई मौर्य स्तंभों पर विशेष शिलालेख उत्कीर्ण किए गए। इन स्तंभों की चोटी पर बैल, शेर, हाथी आदि पशुओं की आकृतियां उकेरी गई थी। इन्हें राजमिस्त्रियों द्वारा टुकड़े से जोड़कर बनाया गया था। यह स्तंभ एक चिनाई वाली इमारत थी। जबकि हम हखमनी स्तंभ की बात करें तो इसकी उत्पत्ति फारस या ईरान, आधुनिक ईरान में, जो एक हखमनी साम्राज्य में पाए जाते हैं। हखमनी स्तंभ में सिंह शीर्ष धर्मचक्र प्रवर्तन का प्रतीक है। अकेबस चौकी का डिजाइन प्रमुख रूप से चौकोर या गोलाकार था, जिसमें शैलीबद्ध कमल को सजाया गया था। स्तंभों पर सभी आकृतियां अत्यधिक कुशलतापूर्वक बारीकी से उकेरी गई। जिन्हें कमल के फूलों से सजे चौकोर या गोलाकार स्तंभों पर खड़ा उकेरा गया। शीर्षाकृतियों वाले प्रस्तर स्तंभों में से कुछ प्रमुख स्तंभ आज भी सुरक्षित और बिहार में बसरार, बखीरा, लौरिया, नंदनगढ़ या रामपरवा तथा उत्तर प्रदेश में संकिया व सारनाथ में देखे जा सकते हैं। सारनाथ सिंह शीर्ष सारनाथ वाराणसी में पाया गया मौर्यकालीन स्तंभ शीर्ष, जो सिंह शीर्ष के नाम से प्रसिद्ध है, मौर्य वास्तुकला का सर्वाधिक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह हमारा राष्ट्रीय प्रतीक भी है। इसका निर्माण अशोक द्वारा करवाया गया था। यह बुद्ध के प्रथम उपदेश की स्मृति का घोतक है, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। सिंह शीर्ष के भाग की बात करें तो सिंह शीर्ष के मूलतः 5 अव्यय या भाग थे। सैफ्ट जो अब कई भागों में टूट चुका है। एक कमल घंटिका का आकार, उस पर बना हुआ एक ढोल जिसमें 4 पशु प्रदक्षिणा वर्त गति के साथ दिखाई देते हैं। 4 तेजस्वी सिंहों के आगे पीछे जुड़ी हुई आकृतियां। एक सर्वोपरि तल धर्मचक्र जो एक पहिया है। यह चक्र एक खड़ी टूटी या खंडित अवस्था में तथा सारनाथ में स्थली संग्रहालय में प्रदर्शित है। यह सिंह शीर्ष जो उपचक्र कमलाधार
कमलाधर के बिना स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्वीकार किया गया है। वर्तमान में सिंह शीर्ष सारनाथ के पुरातत्व स्थल में सुरक्षित रखा गया है। शेर सिंह ये प्रभावशाली रूप में अत्यधिक विशाल और स्मारकीय हैं, जिनके मुख का पेशी विन्यास अत्यधिक सुदृढ़ प्रतीत होता है। उनकी सतह पर पॉलिश की गई ये मौर्यकालीन कला की विशेषता दर्शाता है। उसकी आगे निकली हुई धुंधलाली आयाल राशि, शरीर के बारी बोझ के पैरों की फैली हुई मांसपेशियों के माध्यम से बखूबी दर्शाया गया है। क्या आप जानते हैं कि शीर्ष फलक इसमें प्रत्येक दिशा में 24 तीलियों वाला एक चक्र या पहिया है, जिनमें चक्र नीचे एक बारीक नक्काशीदार बैल, घोड़ा, हाथी और शेर। चक्र की आकृति बौद्ध कला के धर्मचक्र के प्रतीक के रूप में महत्वपूर्ण है। अबेकस में प्रत्येक पशु सीमित स्थान के बावजूद गति को प्रकट करता है। कमलाधार प्रत्येक पंखुड़ी को उसके प्राकृतिक घनत्व पर ध्यान देते हुए बनाया गया है। इसमें खूबसूरती से गढ़ी गई उल्टी कमल की आकृति बनाया गया है। तुलना और विरासत की बात करें तो सांची में भी इसी प्रकार के एक सिंह शीर्ष वाली प्रतिमा पाई गई, परंतु वह खंडित अवस्था में है। सिंह शीर्ष वाले स्तंभों को बनाने का क्रम परवर्ती काल में भी जारी रहा है, जो अपने स्थायी प्रभाव को दर्शाता है। मूर्तियाँ ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी में मौर्य काल अपनी विशाल मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध था, जिसमें यक्ष, यक्षिणी और अन्य देवताओं के प्रभावशाली चित्रण शामिल थे। पटना, विदिशा, मथुरा जैसे अनेक स्थलों पर यक्षों यक्षिणियों की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ पाई गई हैं। यक्ष और यक्षिणी मूर्ति कला उसका प्रभाव पटना, विदिशा, मथुरा जैसे अनेक स्थलों पर यक्षों यक्षिणियों की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ पाई गई हैं। ये विशाल प्रतिमाएं अधिकतर खड़ी अवस्था में हैं। यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति की पूजा का प्रभाव बौद्ध और जैन स्मारकों में देखा जा सकता है। यक्ष यक्षिणी की प्रमुख मूर्ति पटना, विदिशा, मथुरा में पाई गई, जिनमें यक्षिणी की प्रतिमा एक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण दीदारगंज, पटना में देखा जा सकता है। सबसे बेहतरीन उदाहरण में एक पटना के दीदारगंज में यक्ष की मूर्ति जो लंबी और सुडौल है। इसे देखने से ज्ञात होता है कि इसका निर्माता मानव रूपाकृति के चित्रण में अत्यधिक निपुण था। इस प्रतिमा की सतह चिकनी है। यक्षिणी दीदारगंज समकालीन पटना के निकट दीदारगंज से प्राप्त हाथ और चौरी पकड़े खड़ी यक्षिणी की आदमकद मूर्ति मौर्यकालीन मूर्ति कला की परंपरा का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह मूर्ति पटना संग्रहालय में रखी हुई है। यह बलुआ पत्थर से निर्मित है, इसकी सतह पॉलिश चिकनी हुई है, जो गोल गलीची काय के रूप में एक स्वतंत्र मूर्ति कला का रूप धारण करती है। कलात्मक विशेषताएं, इस प्रतिमा के दाहिनी हाथ में चमार या चौरी पकड़े हुए दिखाया गया है। दुर्भाग्यवश बायां हाथ टूटा हुआ है। चेहरा और कपोल सुडौल और मांसल दिखाए गए हैं। मूर्तिकार की विशेषज्ञता मांसल शरीर और अपेक्षाकृत छोटी गर्दन के चित्रण में झलकती है। गले में हार के मोती खूबसूरती के साथ पेट या उधर तक लटके हुए, पेट पर पहने हुई चुस्त पोशाक के कारण पेट आगे निकला हुआ प्रतीत होता है। शरीर की विशेषताओं और आभूषण सिर के पीछे की शरीर पर एक गांठ में बंधी है। पीछे का वस्त्र दोनों पैरों में ढकता है। चौरी की उत्कीर्ण रेखाओं की मूर्ति की पीठ पर दर्शाया गया है, जो डिजाइन की निरंतरता को दर्शाता है। अधोवस्त्र को बड़ी सावधानी पूर्वक बनाया गया है। पैरों पर पोशाक का हर मोड़ बाहर निकला हुआ दिखाई देता है, जो कुछ पारदर्शी प्रभाव उत्पन्न करता है। पोशाक की मध्यवर्ती पट्टी ऊपर के नीचे उसके पैरों पर गिरी हुई है।
शैलकृत वास्तुकला में देखें तो पारंपरिक रूप में निर्मित स्तूपों और विहारों के अलावा इस अवधि में के दौरान चट्टान को काटकर गुफा बनाने की कला भी व्यापक रूप से विकसित हुई है। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के उल्लेखनीय उदाहरण संपूर्ण भारत में पाए गए हैं, जो यक्ष पूजा की व्यापक लोकप्रियता को रेखांकित करते हैं। सर्वाधिक प्रतिष्ठित शैलकृत गुफाओं में से एक लोमस गुफा है, जो बिहार में गया के पास बराबर की पहाड़ियों में स्थित है। ओडिशा के धौली स्थल पर चट्टान को काटकर बनाया गया हाथी अशोक के प्रभाव और कलात्मक कुशलता का उदाहरण है। शैलकृत या चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं लोएस ऋषि गुफा बिहार की बराबर पहाड़ियों में गया में के पास स्थित है। इसमें ऊर्ध्वाधर और अर्धवृत्ताकार चैत्य मेहराब, प्रवेश द्वार और एक उच्च उभरा हुआ हाथी चित्रित है। आजीविक संप्रदाय के लिए अशोक द्वारा दान की गई जो भविष्य की गुफाएं बौद्ध गुफाओं के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करती है। बौद्ध धर्म की धार्मिक स्थल स्तूप, विहार और चैत्य बौद्ध तथा जैनों की मठी संकुलों परिसर के भाग हैं। इसमें से अधिकांश भवन या प्रतिष्ठित बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। इसमें निर्माण बौद्ध धर्म और जैन धर्म की बढ़ती लोकप्रियता के कारण तेजी से बढ़ी हुई है। तेजी से हुआ है। राजमार्ग, वैशाली और कुशीनगर जैसे उल्लेखनीय स्तूपों में बुद्ध के अवशेष रखे हुए हैं। सांची का महान स्तूप इस परंपरा का प्रतीक है, जिसका निर्माण आरंभ में अशोक के शासनकाल में हुआ था और बाद में इसका विस्तार हुआ। क्या आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म में चैत्य भिक्षुओं के पूजा स्थल तथा सभा स्थल तथा विहार निवास स्थल होते थे? संरक्षण और कलात्मक कौशल। यह दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का एक शिलालेख है, जो आम लोगों से लेकर राजाओं तक दानदाताओं की विविधता को दर्शाता है। कुछ शिलालेखों में कारीगरों का उल्लेख है, जैसे पीतल खोरा में कान्हा और महाराष्ट्र में कोंडाने गुफाओं में कालाशा बलाका शिल्पकारों की श्रेणियां, जिनमें पत्थर तराशने वाले और सुनार शामिल है, का भी उल्लेख किया गया है। स्मारक अक्सर सामूहिक प्रयासों को दर्शाते हैं, जिसमें विशिष्ट वर्गों को व्यक्तिगत संरक्षण के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। व्यापारी दान करते समय अपने मूल स्थानों को दर्ज करने का एक बिंदु बताते हैं। स्तूप स्थापत्य परवर्ती शताब्दी तक स्तूपों में और अधिक सुधार सुविधाएं देखी गई हैं। उनमें प्रतिमाओं में अलंकृत घिरे हुए परिक्रमा पथ का निर्माण शुरू किया है। इसमें ऐसे अनेक स्तूप भी हैं जिसका निर्माण मूल रूप में पहले किया गया था, परंतु आगे चलकर दूसरी शताब्दी में उसमें कुछ और नए निर्माण कार्यों को शामिल कर दिया गया। स्तूप में एक बेलनाकार ढोल, एक वृत्ताकार अंड, चोटी पर एक हर्मिका और छत्र होता है। यह हिस्से सदा ज्यों के त्यों रहे, लेकिन आगे चलकर समय के साथ इसके रूप में और आकार में थोड़ा बहुत परिवर्तन किया गया है। स्तूपों में नए सिरे या भाग के रूप में प्रवेश द्वार का निर्माण किया गया, जिसमें वास्तुकारों मूर्तियों को अपना कौशल दिखाने की अधिक रचनात्मक स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। बुद्ध के प्रारंभिक प्रतीकात्मक चित्रण। बौद्ध धर्म के आरंभिक चरण में बुद्ध का प्रतिनिधित्व प्रतीकात्मक रूप में किया गया। प्रतीक में पद चिन्ह, स्तूप, कमल, सिंहासन और चक्र शामिल थे। ये प्रतीक या तो पूजा या श्रद्धा या बुद्ध के जीवन के ऐतिहासिक घटनाओं को दर्शाते हैं। बौद्ध कला में आख्यान। जैसे जैसे बौद्ध धर्म का विकास हुआ, जातक या
जातक या बुद्ध के जीवन की घटना के जुड़ी घटनाओं का वर्णन बौद्ध परंपरा का अभिन्न अंग बन गया। बुद्ध के जीवन की घटनाओं और जातक कथाओं को स्तूप की परिक्रमा और तथा तोरण द्वारों पर चित्रित किया गया है। इसमें शामिल कथा शैलियों में संक्षेप आख्यान, सतत आख्यान और घटनात्मक आख्यान पद्धति का प्रयोग किया गया है। बौद्ध कला में प्रमुख विषय बुद्ध के जीवन के प्रमुख घटनाएं जन्म, गृह त्याग, बुद्धत्व प्राप्ति, धर्मचक्र प्रवर्तन और महापरिनिर्वाण, जन्म चक्र से मुक्ति थी। चित्रित लोकप्रिय जातक कहानियों में छतंद जातक, विदुर पंडित जातक, रूर जातक, शिवी जातक, विसंतारा जातक, सब जातक शामिल हैं। निष्कर्ष रूप में कहें तो यह परिचर्चा प्राचीन भारतीय इतिहास की समृद्ध विरासत पर केंद्रित है, जिसमें मौर्य कला की वास्तुकला और मूर्तिकला की उपलब्धियों पर विशेष जोर दिया गया है। बौद्धकालीन वास्तुकला का विकास स्तूप निर्माण में प्रतीकात्मक से कथात्मक चित्रकात्मक में हुए परिवर्तन में स्पष्ट था। सारनाथ स्तंभ और दीदारगंज यक्षिणी जैसी प्रतिष्ठित कलाकृतियों ने उस युग के सामूहिक संरक्षण और गहन प्रतीकात्मकता को दृष्टिगोचर किया है, जो भारत की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत की जटिलता या गूढ़ता को रेखांकित करता है। महत्वपूर्ण शब्दावली की बात करें तो गंगा घाटी उत्तर भारत का एक क्षेत्र जहाँ से गंगा नदी प्रवाहित होती है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म प्राचीन भारतीय धर्म और दार्शनिक परंपराएं, जिनमें 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास हुआ है। श्रवण परंपरा प्राचीन भारत की तपस्वी परंपराएं, जिनमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म शामिल हैं। मगध भारत का एक प्राचीन साम्राज्य जो बाद में मौर्य साम्राज्य का अंग बन गया। यक्ष और यक्षिणी प्रकृति के देवता प्राचीन भारत में इसकी पूजा की जाती थी तथा परवर्ती काल में इन्हें बौद्ध और जैन परंपराओं में शामिल किया गया। सिंह शीर्ष प्राचीन मौर्यकालीन मूर्तिकला का अवशेष जो सारनाथ में खोजा गया, बाद में भारत का राष्ट्रीय प्रतीक बन गया। धर्मचक्र प्रवर्तन, यह बुद्ध के प्रथम उद्देश्य और धर्मचक्र प्रवर्तन को संदर्भित करता है। जातक कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्मों का वर्णन करने वाली कथाएं नैतिक शिक्षा प्रदान करती हैं। चौरी एक औपचारिक अनुष्ठानिक कुंजी जिसे प्रायशाही दैवी अधिकार के प्रतीक के रूप में मूर्तियों में देखा जाता है।